हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा गुप्ता। अपन कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमारा एक लेक्चर हुआ था। हमने बेसिक मैट्रिक्स स्टार्ट किया था और मैट्रिक्स क्या होता है उसके कुछ टाइप्स देखे थे, कुछ जनरल रिजल्ट्स हमने देखे थे। अब जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे तब हमने देखे थे एक दो रिजल्ट, और उसके बाद अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हम अभी और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम और आगे कौन सा मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, कौन सा मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नया कॉन्सेप्ट लिखिए, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या लिख सकते हैं? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स की सभी डायगोनल एंट्रीज का जो सम होता है उसे कहते हैं ट्रेस, यानी कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स कैसा है? स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रेस की बात करते हैं। इसके अलावा किसी और मैट्रिक्स के लिए ट्रेस वगैरह की बात नहीं की जाती है। हाँ, तो ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है हमारे पास कि स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनका सम होता है। ठीक है, अब एक मानते हैं ये हो गया। अब माना कि एक मैट्रिक्स इस टाइप से हमें दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, a11 a12 a1n, a21 a22 a2n, a31 a32 a3n, an1 an2 ann। तो डायगोनल एंट्रीज ये वाली होती है, हमने देखा था जब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाया था तो सुपर डायगोनल, सब डायगोनल, ये सब बताया गया था। तो इस मैट्रिक्स के लिए ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, इसे लिखते हैं ट्रेस। और होगा क्या? a11 प्लस a22 प्लस a33, यानी कि डायगोनल एंट्रीज का सम ann। तो ये होती है हमारे पास ट्रेस की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि ट्रेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि हम ट्रेस निकालते हैं तो एक मैट्रिक्स का ट्रेस निकालते हैं। यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स का सम है तो उसका ट्रेस कैसे निकालते हैं, या दो मैट्रिसेस का जो डिफरेंस है वो हमें दिया है तो ट्रेस कैसे निकालते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि दो तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है, दो मैट्रिक्स का दिया है, या तीन मैट्रिसेस का दिया है, और या फिर एक ही मैट्रिक्स की कुछ पावर दी हैं, तो उसके हम ट्रेस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में लिखिए, जो ट्रेस होता है, दो मैट्रिक्स है ए और बी, ए प्लस बी का ट्रेस होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस क्या होता है? ए प्लस बी का, दोनों के अलग अलग ट्रेस निकालो और ऐड कर दो। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी लिखिए, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, यानी हम दो मैट्रिक्स, इतना तो समझ आ रहा होगा, यदि हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। ट्रेस ए माइनस बी होता है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, यदि हमें ट्रेस ऑफ ए बी दिया है, इनका मल्टीप्लिकेशन,
इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, यहाँ पे हो पा रहा है। और यदि बी ए का भी हो पा रहा है, यानी यदि ऐसे कुछ ऑर्डर है, m क्रॉस n है ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर n क्रॉस m है, तो जो ट्रेस होगा तो ये ट्रेस ए बी का क्या हो जाएगा, ट्रेस बी ए के बराबर हो जाएगा। इस टाइप से यदि है तो जहाँ पे ए बी का भी पॉसिबल है और बी ए का भी ट्रेस पॉसिबल है, तो जो दोनों के ट्रेस होते हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप लोग ट्रांसपोज हम आगे पढ़ेंगे वैसे, कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो ट्रांसपोज मिलता है। ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज बराबर ट्रेस ऑफ ए मिलता है। इसके अलावा एक ये देखिए, जैसे इस वाली प्रॉपर्टी से समझिए, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है, अपन ये समझ सकते हैं ट्रेस साइक्लिक ऑर्डर में होता है। यदि हम a इंटू बी का निकाल सकते हैं तो b इंटू ए का भी ट्रेस निकालेंगे तो सेम आएगा। यदि ऐसे ही हमारे पास a b c तीन मैट्रिसेस हैं तो हम यहाँ से लिख पाएंगे, यदि हमसे बोला जाए ट्रेस ऑफ ए बी सी तीन मैट्रिसेस का यदि हम साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं तो ट्रेस सेम होता है। यदि हम बी से स्टार्ट करें बी सी ए, और यदि सी से स्टार्ट करें तो ट्रेस हो जाएगा सी ए बी। इसी तरह 4 में भी कर सकते हैं, 5 में भी कर सकते हैं। यदि हमें ऐसे दिया जाए ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए, इस टाइप से किसी मैट्रिक्स का ट्रेस पूछ ले तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस तरह से लिख लीजिए जिस ऑर्डर में ये है ए बी स्क्वायर, यानी एक बी है फिर दूसरा बी है फिर ए है, ये इस और चल किस ऑर्डर में रहा है, इस ऑर्डर में यदि ये चल रहा है तो अब हम ए से स्टार्ट करें या इस बी से स्टार्ट करें या इस बी से या इस ए से सेम आएगा। तो इसका ट्रेस किस किस के बराबर होगा, इस मतलब मेन बात यह है कि हमें साइक्लिक ऑर्डर, जो हमारा साइक्लिक ऑर्डर है वो सेम सही रखना है, उसे चेंज नहीं करना है। यदि हम इस बी से स्टार्ट करते हैं तो हो जाता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर होता है, यदि इस बी से करें तो बी ए स्क्वायर बी, यदि इस ए से स्टार्ट करें तो ये ही ट्रेस हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। ये होता है हमारा ट्रेस और इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कभी कभी हमें क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ी हेल्प करती है। अब हमने जो ये ट्रांसपोज वाली टर्म यूज़ की है, अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज के लिए देखिए, ट्रांसपोज की बात करें तो ट्रांसपोज होता क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स की we obtain transpose of a matrix from interchanging the rows and columns each other। यानी कि हम यदि कॉलम्स और रो को आपस में चेंज कर दें तो यदि हमारे पास m क्रॉस n का
ये एक मैट्रिक्स है, तो इसके रोज और कॉलम्स को आपस में चेंज करके हम ट्रांसपोज को निकाल सकते हैं। किस तरह निकालेंगे देखिए, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर ट्रांसपोज का टी, रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो, तो यानी अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो देखिए A11 को रो को कॉलम बनाना है, A12 इस टाइप से एंट्रीज आएंगी, A1n, A21, A22, A2n, और इस टाइप से AM1, AM2, AMN, इस टाइप से ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज। एक आपने एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट का, कॉन्जुगेट क्या होता है, हमने कभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, z बार उसे डिनोट करते हैं और x माइनस आयोटा y लिख देते हैं, ये होता है इस z का कॉन्जुगेट। अब हमें कॉन्जुगेट किसी मैट्रिक्स का निकालना है, तो हमें क्या करना है, हर एंट्री का कॉन्जुगेट निकालना है। जैसे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि क्या करते हैं, हर एंट्री का कॉन्जुगेट लिखते हैं उस एंट्री की जगह, यानी कि ए कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यदि ये ए है तो ए कॉन्जुगेट, इसे ए बार से डिनोट करेंगे, A11 बार, A12 बार। ये कॉम्प्लेक्स एंट्री है मानते हैं यदि, तो इस तरह से लिखेंगे, वरना रियल का तो कॉन्जुगेट उसी नंबर के बराबर हो जाता है। इसी तरह से A21 बार, A22 बार, इस तरह से AM1 बार, AM2 बार, AMN बार। ये होता है कॉन्जुगेट किसी मैट्रिक्स का। और यदि हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की बात करें, यदि हम बात करें किसकी, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक की बात करें, तो होता क्या है, हर एंट्री का कॉन्जुगेट लो और फिर उस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज। जिस तरह हमने पहले ये कॉन्जुगेट लिखा, अब इसका यदि हम ट्रांसपोज कर दें, रो को कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो वो इस ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक कहलाएगा। और इसे डिनोट करते हैं ए स्टार, या फिर कहीं कहीं इसे कर देते हैं ए थीटा से डिनोट, और इसे ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा n क्रॉस m ऑर्डर का, क्योंकि ट्रांसपोज भी हुआ है, तो ये हो जाएगा A11 A12। या हम कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करें, सेम ही आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये वैल्यूज होती हैं इसकी। सॉरी, थोड़ा सा, हाँ नहीं ठीक है, ये वाली एंट्रीज मैंने गलत लिख दी। ऐसे समझ लीजिए कॉन्जुगेट क्या है, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। इस तरह से ये हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो जाता है। तो इसकी यानी ट्रांसपोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज करते हैं। कॉन्जुगेट में जित एंट्रीज होती हैं उनको कॉन्जुगेट लिखते हैं, तो हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में क्या करेंगे, कॉन्जुगेट भी और ट्रांसपोज भी। ठीक है, यहाँ तक हो गई हमारी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की बात। अब
अब हम एक नए उस पे आते हैं, मैट्रिक पे। अभी तक हमने पढ़ा था रो मैट्रिक किसे कहते हैं। रो मैट्रिक होता था जिसमें ओनली एक रो होती है, सिंगल रो। कॉलम मैट्रिक जिसमें सिंगल कॉलम होता है। और फिर इसके बाद हम स्क्वायर मैट्रिक्स में चल रहे थे। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू बराबर होती है। अब आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फोर्थ था सर, नहीं सॉरी, डायगोनल एंट्री वाले डायगोनल पढ़ेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स एक हम शॉर्ट में लिखते हैं, एक ए मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें यदि आई जे की वैल्यू 0 हो जाए, यदि आई और जे बराबर ना हो। आई और जे के बराबर होने पे क्या वैल्यू होगी ये मैटर नहीं करता है। यदि आई और जे बराबर नहीं है तो वैल्यू 0 होगी, यानी कि ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे होता है A1 1, फिर 0 0 0, A2 2 0, ये सब 0। और इधर जो एंट्रीज आती हैं ये होता है AN, बाकी एंट्रीज 0। और ये जो डायगोनल वाली एंट्रीज होती है वही नॉन ज़ीरो होती है। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, डेफिनेशन देखिए, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सभी डायगोनल एंट्रीज है वो एक फिक्स कांस्टेंट हो जाए। माना ओ ए आई जे बराबर के फॉर ऑल आई बराबर जे एंड ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। यानी कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज फिक्स एक कांस्टेंट के बराबर हो जाए। जैसे हम लिख सकते हैं ये एंट्रीज के हैं और बाकी इधर भी ऊपर सारी एंट्रीज 0 और नीचे भी सारी एंट्रीज 0, ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। अगली बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें स्केलर की वैल्यू 1 हो जाती है। इसे डिनोट किससे करते हैं, स्पेशल केस है IN से। यानी कि जो स्केलर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें k की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, यानी देखिए IN होता है 1 1 1, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है ये। इस तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आता है। ये भी IN का मतलब इसका ऑर्डर n क्रॉस n है। ये इस टाइप से होते हैं। डायगोनल की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स स्क्वायर ही है बेसिकली। डायगोनल की डेफिनेशन है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एंट्रीज 0 हो जाती है। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल की वैल्यू फिक्स किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें वो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू भी 1 के बराबर हो जाती है। और फिर एक आता है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स जिसमें इस स्केलर की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। यानी कि हर एंट्री उस मैट्रिक्स की हर एंट्री 0 के बराबर हो जाती है। यहाँ पे लिखिए 7th नंबर नल मैट्रिक्स यानी कि जो स्केलर मैट्रिक्स में k है वो सारे के सारे के 0 हो जाए, या कह सकते हैं each entry in matrix is 0 मैट्रिक्स। और यदि n क्रॉस n ऑर्डर का है इसका मतलब सारी एंट्रीज 0 है।
सब एंट्रीज ज़ीरो हैं इसकी। तो ये एन ऑर्डर का ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिया, अब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ तक नोट डाउन हो चुका होगा। अपर ट्रायंगुलर यानी डायगोनल से ऊपर की सभी एंट्रीज नॉन जीरो एंड नीचे वाली सारी ज़ीरो। अपर ऊपर तो हमने वैरायटी दी है कि क्या एंट्रीज होंगी, बाकी नहीं दी है। 7 हो गए थे, 8 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे कौन से जीरो हो जाए, आई ग्रेटर देन जे, वो वाले ए आई जे जीरो हो जाए जहाँ पे आई और जे आई जे से बड़ा हो। जैसे ये एक मैट्रिक्स है तो A11 A12 इस टाइप से A22। अब यहाँ पे होगा A12, तो ये तो आ सकती हैं एंट्रीज, ये तो सब नॉन ज़ीरो होंगी और नीचे वाली सारी ज़ीरो होगी क्योंकि A21 आई बड़ा हो जाएगा, ये सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। तो ये हो जाएगा एन ऑर्डर का हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड नाइन्थ हम करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट जीरो कौन सी होती है, जहाँ पे आई छोटा होता है, यानी आप समझ ही चुके होंगे अब तक। इस टाइप से होता है A11 A22 ANN, ऊपर वाली जीरो लोअर में, ये नीचे वाली नॉन ज़ीरो, ऊपर वाली ज़ीरो। A21 AN1 इस टाइप से ये होता है, ऊपर की सारी जीरो। ये होता है एक लोअर ट्रायंगुलर एन ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी कि वो एंट्री ज़ीरो जहाँ पे आई की वैल्यू छोटी होती है। अब हम इन्हें मैट्रिक्स को रखते हैं और देखते हैं इनमें एंट्रीज कितनी हैं। ये एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें नॉन ज़ीरो एंट्रीज कितनी होगी निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, देखिए इसमें कुछ और एंट्रीज लिखते हैं। A23 AN-1 N, और इस टाइप से यहाँ पे होगी A1 N-1 A2 N, इस टाइप से। देखिए अब नॉन ज़ीरो एंट्रीज की बात करें, इस तरह जोड़ते हैं हम। ये 1 एंट्री है, 2, इसी तरह 3, और ये लास्ट इसमें कितनी है N-1 एंट्रीज है, 1 से लेके N-1 तक है। और ये क्या है, ये कितनी हो जाएगी डायगोनल में N एंट्रीज, तो यानी कि 1 + 2 + 3 + N बराबर कितना होता है N+1/2, यानी नॉन ज़ीरो एंट्रीज कितनी होती है। इसी तरह इसमें करेंगे तो इसमें भी नॉन ज़ीरो जो एंट्रीज होती है वो कितनी होती है N+1/2। अब इसके बाद हम आएंगे हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स पे आते हैं, वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। ये कंडीशन है, डेफिनेशन है बेसिक कि यानी एक ऐसा मैट्रिक्स, यदि ए मैट्रिक्स को मैं आइडेम्पोटेंट बोल दूँ तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए के बराबर हो जाए, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर हो जाए, तो ये कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। चलो इसे करते हैं।
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन लिखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स which satisfy ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए which satisfy this condition is called आइडेम्पोटेंट। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जो ए स्क्वायर बराबर ए को सेटिस्फाई करे, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखें, हमारे पास कंडीशन आती है ए स्क्वायर बराबर ए। अब हम यदि ए क्यूब करें तो देख सकते हैं ए स्क्वायर डॉट ए, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर को ए, फिर ये बना ए स्क्वायर और ये फिर हो गया ए के बराबर। इसी तरह यदि मैं ए की पावर 4 करूँ तो ये होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर बराबर ए, यानी कि इसकी हर पावर ए के बराबर आती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यदि इफ स्टार लगा के लिखना, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन ए पे पावर के बराबर ए फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, एंड एन मतलब नेचुरल नंबर्स, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। यानी कि हमने देखा ए की पावर 3 है, वो ए के बराबर आ जाए तो हम नहीं कहेंगे कि वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है। आइडेम्पोटेंट चेक करने के लिए हमें तो उसके स्क्वायर को ही चेक करना पड़ेगा कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। पर यदि वो खुद आइडेम्पोटेंट है तो उसकी हर पावर उसी मैट्रिक्स ए के बराबर होती जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो ये रिजल्ट पढ़ने के बाद ये सोच लेते हैं यदि ये हुआ तो ये भी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ए पे पावर के बराबर ए है, कोई भी के की नेचुरल पावर है, हम तब तक उसे आइडेम्पोटेंट नहीं बोलेंगे जब तक कि हमें ए स्क्वायर बराबर ए ना मिल जाए। ये इम्पोर्टेंट है, ए स्क्वायर बराबर ए ये ना पता लग जाए तब तक हम उस मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो एक और रिजल्ट है, हमें एक रिजल्ट है, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट देन आइडेम्पोटेंट है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n स्क्वायर में, तो आई एन यानी n क्रॉस n माइनस ए इज ऑल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और इसे देखने के लिए मैं प्रूफ के लिए मैं लेट करती हूँ, लेट बी बराबर आई एन माइनस ए एक मैट्रिक्स है। अब मुझे इस बी को प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि बी स्क्वायर बराबर बी।
तो देखते हैं, हम स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर बराबर IN माइनस ए का स्क्वायर। क्या करेंगे हम, वही IN माइनस ए, IN माइनस ए, और ये होगा IN माइनस ए, IN माइनस IN ए प्लस ए स्क्वायर। ये कैसा है, स्केलर मैट्रिक्स, और हम जानते हैं किसी भी स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी हर रो में मल्टीप्लाई होता है, और आइडेंटिटी से तो मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि स्केलर की वैल्यू सब 1 हो जाती है, तो उस मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, सेम मैट्रिक्स आता है। तो इसे लिख सकते हैं IN माइनस ए प्लस ए तो कैसा है हमारे पास, आइडेम्पोटेंट है, तो हम ए स्क्वायर को ए के बराबर रख सकते हैं। 1 माइनस ए से 1 प्लस ए कट गया, और ये आ गया IN माइनस ए यानी कि बी। इसका मतलब जो ये बी मैट्रिक्स है जिसे हम IN माइनस ए माना था, ये भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने देखा है कि जो मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट, उसके लिए ए स्क्वायर को ए के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, और यदि ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए पे पावर के ए के बराबर होती है, पर इसका कन्वर्स टू नहीं होता है। साथ के साथ ए कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, तो IN माइनस ए भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। यहाँ तक के कुछ बातें हुई। अब इसके बाद हम एक नया मैट्रिक्स पढ़ते हैं, निलपोटेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें आगे बेसिस में और कैनोनिकल फॉर्म्स वगैरह बनाने में भी बहुत हेल्प में आएगा आगे। तो हम पढ़ते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स की बात करें, वो भी कुछ इसी तरह का ऐसा मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेते हैं n क्रॉस n का निलपोटेंट मैट्रिक्स। Nilpotent matrix, a square matrix is said to be nilpotent if a की पावर k बराबर 0 is said to be nilpotent of index k। a मैट्रिक्स है, इसे k इंडेक्स का निलपोटेंट कहेंगे यदि a पे पावर k 0 मैट्रिक्स बन जाए, यदि इसका n ऑर्डर है, बट a पे पावर k माइनस 1 0 ना बने, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा, अच्छे से समझिए। देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be nilpotent matrix if nilpotent matrix of index k if a पे पावर k बराबर 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सेम ऑर्डर, यदि a n ऑर्डर का है तो ये भी 0 मैट्रिक्स n ऑर्डर का होगा, बट a पे पावर k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ये क्या कहलाता है, a क्या कहलाएगा हमारे पास, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर k, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर k। हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो शायद मैंने आइडेम्पोटेंट का एग्जाम्पल नहीं दिया। आइडेम्पोटेंट के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, ये
ये है आइडेम्पोटेंट का एग्जाम। आप करके देखेंगे, ट्राई करना खुद। ए स्क्वायर बराबर ए आएगा, ये आइडेम्पोटेंट बनाता है, ये आइडेम्पोटेंट बनाता है। उस टाइम थोड़ा एग्जाम्पल रह गया था, मिस हो गया था, तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो ए जो मैट्रिक्स है वो इस टाइप से लेते हैं, 1 -3 2 1 -3 2 1 -3 2। ये जो 3x3 का मैट्रिक्स है, ये में जो मैट्रिक्स को हम चेक करते हैं, जब ए स्क्वायर निकालते हैं तो निकाल के देखिए ना आप, ये 0 मैट्रिक्स बनता है। इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर 0 है, पर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इज nilpotent matrix of order of index k की वैल्यू कितनी है, 2। कितने इंडेक्स का है, 2 इंडेक्स का nilpotent मैट्रिक्स है। और यदि हम बात करें एक एग्जांपल में, बी एक ऐसा मैट्रिक्स है, 1 -2 3 1 -2 3 1 -2 3। इससे करें, हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ना तो बी स्क्वायर 0 है, ना बी क्यूब 0 है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो है। यहाँ देखिए, ये इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 आ रहा है, और ये नॉट निलपोटेंट मैट्रिक्स है, बल्कि ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है। यहाँ से हम ध्यान में दे सकते हैं कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है, उसका सिंगुलर होना तो ज़रूरी ही है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा ही, तभी तो उसकी कोई पावर जाके 0 हो रही है। वरना आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को करके देखिए कि चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए, कभी भी वो 0 नहीं आएगा। या आप आइडेम्पोटेंट में चलिए, आइडेम्पोटेंट तो हो जाता है। एक और मैट्रिक्स आएगा इसके बाद, इनवॉल्यूटरी, वो भी इसी तरह का है। उसको भी आप कितना भी कीजिए मल्टीप्लाई, वो कभी 0 नहीं आएगा। तो जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होते हैं उनकी बेसिक नीड है कि वो सिंगुलर तो होंगे, बट सिंगुलर होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, नेसेसरी कंडीशन है कि सिंगुलर तो वो मैट्रिक्स होगा ही, बट उसका ज़रूरी नहीं है। यदि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो वो निलपोटेंट भी हो। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ए और बी दोनों सिंगुलर है, बस ए क्या है, निलपोटेंट भी है, इसका इंडेक्स 2 है, पर बी निलपोटेंट नहीं बन पा रहा है। कैसे नहीं बन पा रहा है, देखो, एक नोट लगा के लिखिए कि इफ ए इज निलपोटेंट, तो ये इम्प्लाई करेगा ए इज सिंगुलर, that is determinant of A बराबर 0, but determinant of A बराबर 0 does not imply, यानी सिंगुलर होना does not imply A is nilpotent। A nilpotent है, ये इम्प्लाई कभी भी नहीं करता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो कोई मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, हमने बताया उसका जो
उसका जो इंडेक्स है वो k है। अब आप देखिए, ये 3 ऑर्डर का था, हमें जो इसका इंडेक्स मिला 2 मिला। अब मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये b जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। आपने चेक किया b का डिटरमिनेंट तो 0 है, बाकी b स्क्वायर 0 नहीं है, b क्यूब 0 नहीं है। अब आप चाहे इसकी 1000 2000 जहाँ तक भी चाहे वहाँ तक पावर करें, पर यह अब कभी 0 नहीं बनेगा। यदि कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट है, उसकी कोई पावर 0 बननी होती है तो उसके ऑर्डर से पहले पहले बन जाती है। ऑर्डर जैसे इसका ऑर्डर 3 है तो या तो 1 पावर b 0 होता, या b स्क्वायर 0 होता, या b क्यूब 0 होता। अब चाहे आप 1000 बार इसको मल्टीप्लाई करें, या 2000 5000 10,000, पर ये कभी भी b की कोई भी पावर 0 के इक्वल नहीं आएगी। तो इससे हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो इंडेक्स होता है किसी निलपोटेंट मैट्रिक्स का, वो उसके ऑर्डर के या तो ऑर्डर से कम होता है या उसके बराबर होता है। तो एक नया रिजल्ट लिखिए, इफ is matrix of order n cross n and is nilpotent of index k, then k less than equal to n। यदि एक बार आप n से आगे चले गए, नॉन ज़ीरो पावर्स आ रही हैं, तो उसके बाद वो कभी भी 0 नहीं मिलेगा। ये होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ लिया डायगोनल मैट्रिक्स, कुछ हमने ट्रेस के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, और एक दो रिजल्ट्स भी देखे, इनसे रिलेटेड ट्रेस की प्रॉपर्टीज देखी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स किस तरह काम करता है, यदि हम दो निलपोटेंट्स को ऐड करते हैं तो वो निलपोटेंट होगा या नहीं होगा, कंफर्म ही होगा या कंफर्म ही नहीं होगा। दो का मल्टीप्लिकेशन पे देखेंगे, उसकी पावर पे देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसकी 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ पे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।